हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट निखिल, और आज हम लोग फाइनल अकाउंट के 5वें लेक्चर में हैं। ठीक है, अब तक के जितना भी हम लोगों ने देखा है वो वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे जाओगे, आपको फाइनल अकाउंट जैसे आप वहां पे सर्च करोगे तो वहां पे भी मिल जाएंगे। अब मैं अपना टाइम रीकैप में ना गवाते हुए मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे अब हम लोग रीकैप करते जाएंगे उसमें 5 से 6 मिनट हम लोगों का वैसे भी चला जाता है, तो कोई सेंस नहीं है। अब आप क्लास में तो नहीं हो कि आपको एक बार जो हो चुका है वो चीज आपको दोबारा अगर अटेंड करनी है तो आपको मेरी ही जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हो, वो लेक्चर्स को आप बार बार जाके देख सकते हो। अगर कोई टॉपिक में डाउट आता है तो उसको बार बार देख सकते हो आप जाके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब हम लोग यहाँ से रिकैप ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वेजेस का टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था। आज जैसे ही मैंने बोला होगा कि जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, कई लोगों के दिमाग में आया होगा, हैं अभी तो बोल रहा था कि रिकैप नहीं करेंगे, फिर से आ गया लास्ट लेक्चर पे। अरे ना जी भैया जी, लिंक पकड़ना पड़ेगा ना मुझे। जहां तक के हो चुका है उसके आगे जाने के लिए पहले ये तो देखना होगा कि पिछले लेक्चर में कहाँ पे छोड़ा था। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेजेस कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम लोग सेल्स रिटर्न की बात करेंगे। पहली बात बता दूं, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का लॉजिक दोनों का सेम है। इसमें डिफरेंस क्या आता है बस कि परचेज रिटर्न यानी कि क्या माल खरीदा गया है और वापस कर रहे हो। ठीक है, और सेल्स रिटर्न में क्या आता है कि माल बेचा गया है और वापस आ रहा है। इसी को प्यार से हम लोग दूसरे नाम से बुलाते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, और जो परचेज रिटर्न होता है उसको बुलाते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो कहीं पे भी वर्ड अगर दिख जाए ना आपको कि रिटर्न इनवर्ड है या रिटर्न आउटवर्ड है तो कंफ्यूज ना होइएगा, इट इज द सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि सेल्स रिटर्न से रिलेटेड या परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न से रिलेटेड अब मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बस जस्ट एक बार इसको रीड करके छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि एक बस हम लोग कनेक्ट कर पाए। ठीक है, द सेल्स अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। वाह 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 वाह, पहली बार सुनिया सी। इसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। अरे भाई साहब, सही में सेल्स का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, बहुत बार देख चुके हैं। जर्नल एंट्री अगर पास कर किए होगे तो एंट्री इस बेस पे होती है, कैश ऑब्लिक डेटर्स टू सेल। तो जिस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो उसका बैलेंस भी तो क्रेडिट ही होगा। ठीक है, इनिशियल बेसिस पे अगर किसी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट ही होगा। अब इनिशियल बेसिस पे कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे पहली बार कोई भी जर्नल एंट्री को आप पहली बार पास कर रहे हो, अगर उसको क्रेडिट कर रहे हो आप, तो उसका जो अकाउंट बनेगा वो भी क्रेडिट बैलेंस पे ही बनेगा। ठीक है, जब तक के वो अकाउंट यानी कि क्या नहीं होता है, एडजस्ट नहीं होता है या माइनस नहीं होता है किसी और अकाउंट से। ठीक है, चलिए वो उस टॉपिक पे हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, द सेल्स अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ये पता है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दिखता है, इनकम साइड दिखता है। द टोटल सेल में ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, क्या शो करता है ये टोटल सेल शो करता है। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा था या हमें मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा कि जो सेल होता है, ठीक है, वो कभी भी अगर आप जैसे फाइनल अकाउंट बना रहे हो, यहाँ पे साल यूज किया गया है, लेकिन अगर आप 3 महीने का बना रहे हो तो आपको 3 महीने का सेल लेना होगा और पूरा कंपैरिजन उसी के बेसिस पे हो रहा है। जो रेवेन्यू का कंपैरिजन होगा यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस का जो कंपैरिजन होगा वो सेल के बेसिस पे भी होगा। जितने महीने की आपकी सेल होगी उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, उतने एक्सपेंसेस लोगे। ठीक है, अगर आपने 3 महीने का सेल लिया है तो 3 महीने के एक्सपेंसेस लेना होगा, 6 महीने का लिया है तो 6 महीने के एक्सपेंसेस लेना होगा। ठीक है, अगर साल भर की सेल ली है तो साल भर के लेना होगा। ये मान रहा है कि साल भर का है, सो दैट इज द रीजन इसने ईयर लिखा है। अब यहाँ पे बैठ के कंफ्यूज मत होना कि इसने तो साल बोला पर हमको कभी कभार अगर 3 महीने का पूछा तो, वैसे तो अभी 12th के लेवल पे स्टेट बोर्ड पे कभी भी 3 महीने का नहीं पूछेगा। ठीक है, बट जैसे आप फर्दर स्टडीज के लिए जाओगे तो वहां पे बोलेगा कि आप 3 महीने का अकाउंट बनाओ। हमें पूछा जाता है भाई, हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता। हम सीए वाले जाने दो, छोड़ो, मैं बात ही नहीं करूंगा इस बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को इस लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर कभी पूछ लिया तो लॉजिक पता रहना चाहिए कि भैया जी अगर 3 महीने का सेल है तो 3 महीने का ही कंपैरिजन होगा, 3 महीने का ही फाइनल अकाउंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू के बेसिस पे काम करेगा आपका पूरा फाइनल अकाउंट और सेल को ही रेवेन्यू बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट, द सेल्स रिटर्न अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। अरे भाई साहब, कॉमन सेंस है, अगर कोई चीज क्रेडिट बैलेंस है और उसको आप रिटर्न कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, उसको निगेटिव
शो करना चाहते हो, यानी कि उसको माइनस करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली है उसका अपोजिट शो करना होगा। डेबिट का अपोजिट क्रेडिट होता है और क्रेडिट का अपोजिट डेबिट होता है। जैसे आपने परचेज रिटर्न का जो बैलेंस था, अगर आपने देखा होगा परचेज के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो जो परचेज का बैलेंस था, कितने गया भाई, हाँ ये, तो ये परचेज का जो अकाउंट था और परचेज रिटर्न की बात कर रहा था, तो यहाँ पे बोल रहा था परचेज का डेबिट बैलेंस है और परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल एज इट इज, बट अपोजिट क्या होगा इसका, यहाँ पे भी इसका बैलेंस क्रेडिट होगा और जो रिटर्न का बैलेंस होगा वो डेबिट होगा, कॉमन सेंस, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अब तक के अभी समझ में आ गया होगा, तो अब आप मेरे साथ लिंकअप कर चुके हैं, तो अब आप मेरे सवालों का जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम दूर हैं, लेकिन आप बोलोगे तो मुझे सुना ही आएगा, दिल से दिल कनेक्टेड है। दूर तो है, कोविड-19 के कारण क्वारंटाइन होके तो बैठे हैं, लेकिन दिल से दिल कनेक्टेड है, तो आपकी आवाज मुझे सुनाई आ जाएगी। तो आप मुझे अब जवाब दोगे मन ही मन जब भी आप ये वीडियो देखोगे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रायल बैलेंस में ये जो अमाउंट दिख रहा है आपका सेल्स रिटर्न, ये किस साइड दिखना चाहिए, ये आपको अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो किस साइड चाहिए, डेबिट साइड, ठीक है। बट सेम लॉजिक परचेज के जैसा होता है, हमने परचेज डिस्कस किया था, तो परचेज होगा यहीं कहीं, उसको देख लेते हैं एक बार, दर्शन कर लेते हैं उसके, ठीक है। क्या देखा था उसके बारे में, अरे सो सॉरी, नहीं है नहीं है, मिटा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ठीक, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे, अरे नहीं यार फिर टाइम पास होगा इसमें, नहीं करते इसको एक्सप्लेन, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अपोजिट होता है परचेज रिटर्न के, ठीक है। ये भी क्या होगा, सेल में से माइनस करके दिखाया जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली सेल क्रेडिट बैलेंस होगा, ये डेबिट साइड दिखेगा, यहाँ से ये इधर जाएगा तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था इक्वल टू का लाइन जैसे ही इधर से इधर क्रॉस करेगा तो जो भी पॉजिटिव की आइटम होगी वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो सेल में से माइनस आप क्या कर दोगे, सेल्स रिटर्न, तो जाके आप जो बचेगा उसको बोला जाएगा नेट सेल, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं लिखा भी होगा, शोइंग द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, ठीक है। द नेट ऑफ द टू अमाउंट्स इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। नेट अमाउंट शो किया जाएगा, ग्रॉस अमाउंट शो किया जाएगा नहीं। दो ऑप्शन, पहला कि सेल में से डायरेक्टली माइनस कर दे सेल्स रिटर्न, दिखा दे उसको, ठीक है। अब ये कब करोगे, जब वो बंदा बोलेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको दोनों के ही अलग से सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, किसके किसके, सेल का अलग, सेल्स रिटर्न का अलग, ठीक है। अगर उसने बोला कि भाई साहब मुझे एडजस्ट करके दिखाओ, तो आप एडजस्ट करोगे, ठीक है। क्या करोगे, सेल्स रिटर्न का पूरा अमाउंट को क्लोज, अकाउंट को क्लोज करके पूरा अमाउंट उठा के किधर पुट कर दोगे, सेल्स अकाउंट में, तो क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये सेल का क्रेडिट बैलेंस और ये डेबिट बैलेंस माइनस हो गया तुरंत ही, और नेट सेल आ जाएगा आपका नीचे से, ठीक है, नीचे से, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ कि सेल को एज इट इज उठा के डाल दिया, ग्रॉस सेल को एज इट इज उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, और यहां से उठाया आपका ट्रायल बैलेंस में से क्या उठाया, सेल्स रिटर्न, ठीक है, वो भी एज इट इज उठा के डाल दिया। लेकिन अब क्या किया, उसको एडजस्ट करने के लिए उसको इधर साइड लेके आ गए और उसमें से उसको माइनस कर दिया, ठीक है। अभी भी नहीं समझ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे ना, ठीक है, वहां पे अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, लेकिन जब तक एग्जाम्पल ना करो तो हमारे दिमाग में जाता नहीं है ना, क्योंकि कई लोगों की मोटी बुद्धि होती है, मेरे जैसे लोगों की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं बात कर रहा भाई, आप तो जीनियस हो, ठीक है। तो यहां तक के गया दिमाग के अंदर ना, नेक्स्ट उसके बाद ये एंट्री बोल रहा है, एंट्री बाद में नहीं, हड़, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है वैसे भी, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्रीज एंड इट्स वैल्यूएशन, ठीक है। अब ये आई हमारी काम की बात, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री तो देख लिया था, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री देखना बाकी था। अरे क्या मैं इसे मिटा दूं, आई थिंक इसे मिटा देना चाहिए, आई थिंक नहीं, कंफर्म इसे मिटा देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे मिटाते हैं, ये हटना, हट नहीं रही यार, ये मैडम जी जाने का नाम नहीं ले रही यार, एक मिनट, हाँ नहीं हटेगी लगता, रुको मैं इसको हटाता हूँ। अरे आते बराबर वेट करवा रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुक जाओ बस, बस अभी हट गई। अरे ना हटेगा क्या, हाँ हट जा भाई, हाँ ऐसे ना हटेगा, ओ मैडम जी भागो यहाँ से। ये बड़ा ढीठ है यार, हाँ हट गया। बाकी फिर तो इसके बाजू वाला जो है वो तो ऐसे हट जाएगा, तो एग्जाम्पल है छोटा मोटा। डस्टर देख रहे हो मेरा बड़ा वाला,
डस्टर नया ऑर्डर किया मैंने, अभी ऑनलाइन ऑर्डर चालू नहीं है, ब्लैक में खरीदा है ऐसे, ठीक है। गर्मी के मारे जान निकली जा रही है बस, और कुछ नहीं, पता नहीं क्या होगा। ऊपर से ये कोविड-19 परेशान करके रखा हुआ है यार इंसान को। चलिए स्टार्ट करते हैं, फालतू की बकवास छोड़ के सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ, हम लोग कौन से किस टॉपिक की बात कर रहे थे? अभी हम लोग बात कर रहे थे क्लोजिंग कोविड नहीं, क्लोजिंग, ठीक है। आए दिन कोविड ही आती है, इतने परेशान हो चुके हैं इंसान। हाँ, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे थे, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही प्यार से और एक नाम रखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा लॉजिकल बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था रेवेन्यू और कैपिटल का, और रेवेन्यू और कैपिटल के क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखा था कि अगर कोई भी चीज जो सेल से डायरेक्टली कंपैरिजन की जा रही है उसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू, ठीक है। और जो चीज डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं की जा रही है उसको हम लोग कैपिटल मान लेंगे और उसको नेक्स्ट ईयर के लिए यूज करने के तौर पे दूसरे अकाउंट में एज इट इज पड़े रहने देंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने माल खरीदा 10,000 रुपए का, ज्यादा का माल मैं खरीदता ही नहीं, ठीक है। अरे माल को छुट्टे की बात नहीं कर रहा भाई, मैं अपने गुड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भलता ही सोचते हो हमेशा। नाउ नेक्स्ट, तो 10,000 रुपए का माल खरीदा और अनफॉर्चुनेटली 8,000 रुपए का ही माल बिका। ओहो, अब तो 2,000 का बच गया, अब मैंने इसे कूड़ेदान में फेंक के आ जाना चाहिए। ना ना ना, ये भी तो पैसे लगा के ही लेके आया हूं। तो इसी को हम लोग बोलते थे क्लोजिंग स्टॉक। ये अब तक के हो चुका था, ठीक है। अब एक तो बात बताइए, अगर रेवेन्यू और कैपिटल का क्लासिफिकेशन अगर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो बताइए, आपकी आवाज सुन रहा हूं मैं, ठीक है। तो रेवेन्यू किसे बोला जाएगा? जो डायरेक्टली कंपेयर किया जाएगा सेल के साथ। और कैपिटल किसे बोला जाएगा? जो डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं किया जा सकता सेल के साथ में। क्यों नहीं किया जा सकता सेल के साथ में? क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सेल जो है और कैपिटल जो है दोनों का ईयर गैप ज्यादा है, ठीक है। ये कम समय की है और ये ज्यादा समय का। अगर ये भी सेम समय का होता तो कोई कैपिटल वाला रोल कॉल ही नहीं आता, सीधा रेवेन्यू के साथ कंपेयर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, अरे भाई साहब, कई कंपनीज पेन्स खरीदती है, पेन खरीदती है, स्टेशनरी खरीदती है। आपको क्या लगता है कि वो काहे में कंसिडर करनी चाहिए, रेवेन्यू में कि कैपिटल में? ऑब्वियसली वो लोग रेवेन्यू में कंसिडर करते हैं। क्यों रेवेन्यू में कंसिडर करते हैं? क्योंकि वो जो स्टेशनरी है या पेन है वो एक बार यूज होने पे दूसरी बार यूज नहीं होने वाला। और अगर आपने उसको यूज कर लिया और अगर आप क्वांटिटी खरीद रहे हो तो आप क्या करते हो? अंदाजन खरीदते हो साल भर का। ऐसा नहीं होगा कि 5-10 साल का स्टेशनरी भर के रख लिया अपने पास, चूहे कतर रहे उसको, लेकिन आपने स्टेशनरी अपने पास भर के रख लिया। ऐसा नहीं होता। कंपनियां क्या करती है, मुश्किल से अगर जैसे साल भर का लग रहा तो क्या करेगी, 13 महीने का या 14 महीने का रखेगी अपने पास में। या मैक्सिमम कई कंपनी को तो अंदाजा होता है, तो कई कंपनी साल भर का रखती है और कई कंजड़ कंपनीज होती है तो वो तो 10 महीने का ही रखती है। बोलते 2 महीने का बाद में लेके आ जाएंगे अपन। दुकान कहाँ है? वो छन्नू लाल की दुकान से दो गज दूरी पे, फिर से छोटू को भेजेंगे, फिर से लेके आ जाएगा। काहे एक्स्ट्रा रखना, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, उसको शॉर्ट रखते हैं, ठीक है। तो बताइए, ये जो स्टेशनरी का बात की है हम लोगों ने, ये रेवेन्यू में होना चाहिए कि कैपिटल में होना चाहिए? ऑब्वियसली रेवेन्यू में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल से आप लोग डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मेरे पास में 10-15 साल का स्टेशनरी का माल पड़ा होता तो उस केस में क्या करते हैं आप लोग? उस केस में ऑब्वियसली आपको कॉमन सेंस से कैपिटल में उसको डालना पड़ता, ठीक है। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है आपके कि आपने जो चीज खरीदी है वो आप उसको कितने समय तक के यूज करने वाले हो, या उसका ड्यूरेशन ऑफ यूजेस क्या रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपका वो पता चल गया तो आपको आसान हो जाएगा वो पता लगाना कि वो रेवेन्यू है या कैपिटल है। और कई चीज ऐसे हो सकती है कि जो रेवेन्यू बन जाए और कई चीज ऐसे हो सकती है जो कैपिटल बन जाए, ठीक है। अभी इस सब टॉपिक से थोड़ा सा हटके इधर आते हैं, ठीक है। रेवेन्यू पता है आपको, कैपिटल पता है आपको। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, अब ये मेरा पहला सवाल कि ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या है? वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है? ठीक है, बताइए, रेवेन्यू है या कैपिटल है? अगर आप बोलोगे रेवेन्यू, ठीक है, तो
आपको नहीं लगता कि ये जो 8,000 का माल आपने बेचा है ये डायरेक्टली कंपैरिजन किया जा रहा है सेल के साथ में, और रेवेन्यू को हम लोगों ने आइडेंटिफाई ही इस तरीके से किया था कि जो डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हो सेल के साथ में उसको रेवेन्यू बोलोगे, ठीक है। अब ये 2,000 कतई सेल के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, आप 10,000 कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो 8,000। इसका मतलब क्या हुआ है, आपका खर्चा तो 10 का हुआ है बट दिख कितना रहा है आपके इसमें 8, और 2 अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये है कहाँ की आइटम, ये है कैपिटल की आइटम, इसको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिसेंटली, ठीक है। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसीलिए अभी आपको क्लासिफिकेशन इसी हिसाब से समझाया जा रहा है। जैसे ही आप बड़े होगे तो फिर हम लोग इसके अंदर इन डेप्थ जाएंगे, काफी अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी तो बस इतना समझ लीजिए कि रेवेन्यू मतलब क्या, जो सेल से कंपैरिजन डायरेक्टली हो सकता है, और कैपिटल मतलब यानी कि क्या, जिसका सेल के साथ में डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं हो सकता, मतलब कि जो सेल जितना है उससे कहीं ज्यादा आपने उसको एक्सपेंस के तौर पे करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, उसे कंसिडर कर लिया जाएगा कि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, और ये आपका रेवेन्यू के कहीं पे भी आपको शो किया जाएगा नहीं। ये मेरा पहला सवाल। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये कैपिटल नेचर का है। अब कई लोगों के मन में या दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर जी, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक कैपिटल नेचर का है तो जो ट्रेडिंग बन रहा है अपना, ठीक है, जो ये ट्रेडिंग बन रहा है हमारा, वो तो रेवेन्यू का अकाउंट, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के काम में आता है। रेवेन्यू को आगे हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, और इनडायरेक्ट के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो भैया जी, ये जो रेवेन्यू अकाउंट आया आपने, यानी कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो है कैपिटल का, बट आपने शो कहां कर दिया इसको, ट्रेडिंग में। ऐसे कैसे, ठीक है। तो इसका ये लॉजिक है कि जब हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक पढ़ा था तो ओपनिंग स्टॉक में एक वर्ड जिक्र किया गया था, COA, हाँ, COGS, ठीक है। कौन सा वर्ड देखा था, COGS। और COGS का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, थोड़े थोड़े यानी कि कुछ देर बाद आपको समझ में आ जाएगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि राइटिंग इंप्रूव हो जाए, क्योंकि ये बाय नेचर ऐसी ही निकल रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, बोलेगी ये तो वैसा का वैसा, ये हमें ही समझना होगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मेरे कई स्टूडेंट्स को आदत है मेरी राइटिंग समझने की, कोई दिक्कत नहीं, और मैं बोल भी तो रहा हूँ आपके साथ में, क्या प्रॉब्लम है यार, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, कॉस्ट। नहीं, मुझे लगा ऐसा कि ये डिस्कस कर लेना चाहिए, इसीलिए मैंने बता दिया, वरना अननेसेसरी टॉक नहीं कर रहा मैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये जो था हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ये निकालने का एक तरीका देखा था हम लोगों ने कि क्या, कि हम ओपनिंग स्टॉक बनाए, यानी कि स्टॉक अकाउंट बनाए, उसी के अंदर ये सारी की सारी चीजें एडजस्ट कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे COGS अगर हमें दे दिया होता तो हमें क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती ना, और अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं बनाना होता तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये क्लोजिंग स्टॉक कहीं आपको शो किया जाता, नहीं किया जाता, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं और मेरे पास में COGS अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया मैंने क्यों बनाया, ताकि मैं क्या कर सकूं, सेल को COGS के साथ में कंपैरिजन कर सकूं। और COGS निकलेगा ही कैसे, COGS निकलेगा ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। और आप लोगों को पहले से पता है कि जैसे ही आइटम इधर जाती है तो ये माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इसका है COGS निकालने का, कि ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग, ठीक है। तो अगर मुझे COGS निकालना है, क्यों निकालना है COGS, ताकि मैं इस साल की सेल के साथ इसे कंपैरिजन कर सकूं। तो अगर मुझे COGS निकालना है तो मुझे क्या क्लोजिंग स्टॉक को हर हाल में माइनस करना होगा, क्यों, क्योंकि बगैर माइनस किए मेरा COGS नहीं निकलेगा, और अगर मेरा COGS नहीं निकला तो मुझे सेल के साथ कंपेयर किसको करना है ये मुझे पता नहीं रहेगा। अब मैं COGS अलग से नहीं निकाल रहा, तो मुझे इसी ट्रेडिंग अकाउंट का सहारा लेके मुझे COGS निकालना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन ट्रेडिंग अकाउंट में ये शो किया जाता है, ताकि मैं COGS तक के पहुंच सकूं,
अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। ये है कैपिटल नेचर का ही और ये दिखाया भी जाएगा कैपिटल नेचर में ही। जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसकी शक्ल सूरत देखने को मिलेगी, बोलेंगे भैया इंसान ये यहाँ फिर आ गया मुंह उठा के। लेकिन इसकी 2 बार शक्ल इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि पहली बार अगर इसकी शक्ल देख रहे हो तो आपको सीओजीएस का पता लगा रहे हो, यानी कि सीओजीएस आपको बता रहा है, और दूसरी बार अगर अगर आप इसकी शक्ल देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये आपको बता रहा है कि मैं रेवेन्यू नेचर का नहीं हूं, मैं कैपिटल नेचर का हूं और मैं अपने घर आया हूं। ठीक है, तो ये इट्स ऑल अबाउट द लॉजिक बिहाइंड द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अगर अभी आपसे कोई भी अगर ये पूछे कि भैया जी बताइए क्लोजिंग स्टॉक जाता कहां है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको ये नहीं बोलोगे कि पहले जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा जाता है आपका बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट नहीं पता होगी तो आगे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि दो जगह दिखेगा इसका चेहरा। तो पहले यह जाएगा ट्रेडिंग में और दूसरी बार ये जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलोगे, ये रट्टा वाला सिस्टम हो जाएगा, ये इलॉजिकल आंसर हो जाएगा। बट एक्चुअल में कहाँ जाना चाहिए? ये जाना चाहिए आपका बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि ये नेचर किसका है? ये नेचर है कैपिटल एक्सपेंसेस का। ठीक है, आप इसको रेवेन्यू में शो नहीं कर सकते, बट सीओजीएस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना होगा। आई थिंक ये लॉजिक क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का लॉजिक समझ में आ गया बिल्कुल। ठीक है, इट्स वैल्यूएशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देख लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यूजुअली देयर इज अ नो अकाउंट टू शो द वैल्यू ऑफ गुड्स लेइंग इन द गोडाउन एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब ये कभी भी आपको फुदक के पता नहीं चलाएगा कि भाई साहब हर साल की एंड में आपके सामने ऐसा उछल के नहीं आएगा कि मैं क्लोजिंग स्टॉक हूं और मैं इतना पड़ा हूं। ये आपको निकालना पड़ेगा, और ये निकालने के लिए ही ना कई मेथड्स बनी हैं। जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है, कौन सा चैप्टर? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर आप सीखोगे कि किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे इस केस में, ठीक है, हम वैल्यूएशन नहीं सीख रहे, या फिर हम लोग क्या वैल्यूएशन की उतनी बात नहीं करने वाले जितनी बात वो हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में करवाएगा हमसे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या बोलना चाहता है ये, कि साल खत्म हुआ तो आपको खुद को वैल्यूएट करना पड़ेगा, और खुद को वैल्यूएशन करने के बाद में उसका कोई मेंटेनेंस नहीं रखा आपने, साल भर कोई अकाउंट नहीं मेंटेन किया। हाँ, परचेस का अकाउंट मेंटेन किया कि इतना खरीदा है, लेकिन क्या क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट मेंटेन कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो बचा हुआ होता है, वो आपको वैल्यूएट करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कहना चाहता है कि ये इसका कोई अकाउंट नहीं होता। हाउएवर टू करेक्टली एज ए सर्टन द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे ये डैश आ गया, लेकिन यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, जो आपको नोट मिलेगा उसमें मैं करेक्शन करवा दूंगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने लॉजिक देखा था यहाँ पे, क्यों शो किया जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में? इसीलिए शो किया जा रहा है क्योंकि सीओजीएस निकाल सके। और सीओजीएस निकाल के क्या कर लेंगे हम लोग कर लेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने सीओजीएस निकाला तो सेल में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे? सीओजीएस। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा बाबू? ये हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, और हम लोग इसे प्यार से बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। आर कहाँ गया? एक सेकेंड। ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो समझ में आया इतना कि ग्रॉस प्रॉफिट को अगर निकालना है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएट करके बरोबर ट्रेडिंग अकाउंट में उसको पुट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बस यही ये भाई साहब कहना भी चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउएवर, ये हो गया। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मस्ट बी प्रॉपरली टेकन एंड वैल्यूड। ठीक है, द एंट्री क्या होगी? एंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई। क्या हो गई? कंट्रोवर्सी। कैसे कंट्रोवर्सी हो गई? यहाँ बोलता भाई साहब कि कोई भी एक अकाउंट नहीं है फॉर द ईयर एंडेड। जब तक कि हमारा साल खत्म होता है तब तक कि हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई भी एक अकाउंट होता नहीं है जिसमें कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का अपना शो कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे एक भाई साहब ने एंट्री पास की जिसका नाम रखा गया है क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू क्या?
टू क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, टू क्या रखा गया, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि साल भर कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे, बट लेकिन एंड में क्या करेंगे, हम लोग एक अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसका नाम रखेंगे बाबू क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। क्या नाम रखेंगे इसका, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो अकाउंट है, ठीक है, ये अकाउंट पहले प्रिपेयर किया जाएगा फिर बाद में ट्रेडिंग में डाला जाएगा, कि पहले ट्रेडिंग में डाला जाएगा और फिर बाद में उसको क्या किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे शो किया जाएगा। इस केस में यहां पे रिवर्स होगा कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाएगा और उसके बाद में इसको कहां दिखाया जाएगा, अकाउंट के वाइज अकाउंट में दिखाया जाएगा, ठीक है। अरे क्यों, क्योंकि इसको बैलेंस शीट में भी तो डालना है ना भाई साहब आपको, ठीक है। तो इसका जो बैलेंस होगा वो कौन सा बैलेंस होगा बताइए, क्रेडिट बैलेंस होगा कि डेबिट बैलेंस होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। ये ओपनिंग एंट्री है, यहां से आपका पहली बार आपको शक्ल देखने को मिलेगी क्लोजिंग स्टॉक की अकाउंट की। इसके पहले कहीं पे भी आपको क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद आप अगर जनरल लेजर बना रहे हो वहां पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, जब लास्ट में आप पहुंचोगे तो ये क्लोजिंग एंट्री मारोगे और ये क्लोजिंग एंट्री मारते ही आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट, और पहली बार यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्टरनेटिव क्लोजिंग इन्वेंट्री कैन बी एडजस्टेड विद द परचेस, ठीक है। क्या कर सकते हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्यों, क्योंकि ये परचेस का ही पार्ट होता है, परचेस का ही क्या होता है, पार्ट होता है। अगर मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, ठीक है, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया है, टू ओपनिंग स्टॉक, ये इसका हमारे कोई सेंस नहीं है, ये परचेस, ठीक है। अब अगर ये परचेस की बात करूं तो ये ओवरऑल परचेस है, ठीक है। इसमें से दो आइटम माइनस होनी चाहिए, ठीक, माइनस होनी चाहिए। कौन सी दो आइटम माइनस होनी चाहिए, पहला वाला आपका रिटर्न और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। क्यों, क्योंकि अगर परचेस की बात करें तो ये टोटल परचेस है, इसी के अंदर इंक्लूड है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अरे क्लोजिंग स्टॉक कहीं बाहर से तोड़ना आया है, क्लोजिंग स्टॉक कहीं ना कहीं आपने माल खरीदा था, वही तो बचा हुआ माल है, तो कहीं ना कहीं परचेस के अंदर ही ये इंक्लूड है। तो अब आपने क्या किया, ये एंट्री पास करके परचेस से ही इसको एडजस्ट कर दिया। क्या एंट्री पास किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। ये कब करोगे, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया तो उस केस में आप ये एंट्री पास कर सकते हो, समझ में आया। अदरवाइज आपको ये एंट्री पास करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और अगर आपने ये एंट्री को ज्यादा ही आपको मची है, आपको यही करना है, तो क्या कर सकते हो, आपको परचेज यहां दिख रहा है, यहां से इसको माइनस करके शो कर सकते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। बट ये हमारे एएस के खिलाफ है, सो दैट इज द रीजन इसको यहीं पे शो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ शो किया जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा अंदर जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो भी पता रहना चाहिए, बस ये इतना ही है, ठीक है। अभी ज्यादा अगर अंदर जाएंगे तो पूरा एक लेक्चर ही क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर में बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यहीं पे फिनिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री इज टू बी रिड्यूस द डेबिट इन द परचेस अकाउंट। क्या करना चाहता है ये एंट्री पास ही क्योंकि जो हम लोगों ने डेबिट किया था परचेस को, उसको रिड्यूस करना चाहता है, उसका इफेक्ट कैंसिल करना चाहता है। कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपने 10,000 का माल खरीदा है, इमेजिन कीजिए कि आपने 10,000 का माल खरीदा है और उसमें से 8,000 का माल बिक गया है, ठीक है। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो वहां पे क्या शो करोगे, वहां पे पूछा जाएगा आपसे, बोलेगा बता परचेस का खर्चा कितना, तो आप क्या बोलोगे उसको, बोलोगे ये ट्रेडिंग अकाउंट और ये मेरा परचेस, बोले तो 10,000, ठीक है। बस यहीं पे गड़बड़ हो गई, 10,000 का आपने शो कर दिया परचेस अकाउंट, बट क्या एक्चुअल में परचेस जो किया था आपने 10,000 का, वो पूरा का पूरा माल बिका है कि 2,000 का आज भी आपके पास पड़ा हुआ है, 2,000 का आज भी आपके पास पड़ा हुआ है। अगर आपने 10,000 शो कर दिया तो क्या होगा, आपने गलत एक्सपेंस ले लिया, और गलत एक्सपेंस लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत आएगा, सीधे सीधे 2,000 का इंपैक्ट पड़ जाएगा इसके ऊपर में, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, परचेस से इसको एडजस्ट करना होगा। सो दैट इज द रीजन आप क्या करते हैं, उसको क्रेडिट साइड दिखाते हो, ठीक है। और मेनली क्या किया जाता है, परचेस भी क्यों डाला गया है वहां पे, ताकि आप सीओजीएस तक के पहुंच सको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ऑल्सो शोन इन द बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। ये पहले ही बता चुका हूं कि कहां दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। अभी इसके बाद में और भी पंचायती बाकी थोड़ी बहुत देखो। नाउ नेक्स्ट, इफ अ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में दिखा, वैसे तो कभी ट्रायल बैलेंस में दिखेगा नहीं, और ट्रायल बैलेंस में दिखेगा क्यों और कब दिखेगा वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो ट्रायल बैलेंस में कब दिखेगा वो देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ।
आपने गुड्स खरीदा, ठीक है, आपने बोला मैंने गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, तो बोलोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक क्रेडिटर, ठीक है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, 1 लाख रुपए यहां पे भी। दूसरा, ठीक है, ये एंट्री पास की, उसके बाद अब क्या करोगे, अब इसका एक अकाउंट प्रिपेयर करोगे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, इसका एक क्या बनाओगे, अकाउंट प्रिपेयर करोगे, ठीक है, ये बन गया आपका परचेस का अकाउंट, ठीक है, टू, यहाँ पे आ जाएगा कैश। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है, कितना शो करोगे यहाँ पे, 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अब आपको लास्ट में वैल्यूएशन किया आपने क्लोजिंग स्टॉक का और आपको पता चला कि मेरे पास अभी भी 20,000, अरे बहुत हो गया यार ये, इसके बाद में, इसके पहले भी लिया था, 25 लेंगे, ठीक है, तो 25,000 का माल अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, ठीक है। अभी तक क्या आपने देखिए फाइनल अकाउंट तक के पहुंचे नहीं हो, अभी कहां पहुंचे हो, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग में ही पहुंचे हो, लेजर कंप्लीट किया, ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनाया, और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपको पता चल गया कि आपके पास में अभी भी 25,000 का माल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे एक काम कर, इसको एडजस्ट कहां से करते थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में, बोले तो परचेज अकाउंट से, क्यों करते थे, ताकि सीओजीएस तक के पहुंच सके। एक काम कर, बोले अभी एडजस्ट कर इसको, तो हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास कर दी, हम लोगों ने बोला भाई साहब एक काम करो, परचेज से एडजस्ट करो। एडजस्ट करने का तरीका क्या है, ये डेबिट है, इसको क्रेडिट कर दो, माइनस कर दो बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना, 25,000। अब बताइए जो ट्रायल बैलेंस में आपका जाएगा ये कितना जाएगा, ये जाएगा 75,000, ठीक है। और दूसरा एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, दूसरा एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जिसका आप नाम रखोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्या नाम रखोगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे ये क्रेडिट हुआ है, ठीक है, ये बैलेंस बीडी आ जाएगा आपका, बाय बैलेंस सीडी, सॉरी सीडी आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो अब ये यहां क्रेडिट हुआ था, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, ये यहां पे हो जाएगा डेबिट, क्या लिखोगे, टू परचेज, कितना, 25,000 रुपए। अब हमें पता है लेजर के बाद में सीधा ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस के बनाने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सारे ही अकाउंट को क्लोज करते हैं और सबका बैलेंस निकाल के उसके अंदर पुट करते हैं। तो बताइए इसका भी बैलेंस निकलेगा, बाय बैलेंस सीडी, कितना, इसका बैलेंस निकलेगा 25,000, परचेज का ऑलरेडी निकाल चुके हो, परचेज का ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना, 75,000, इसका 25,000, ठीक है। अब अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो क्या दिखाओगे, ये डेबिट साइड यहाँ पे आप दिखाओगे पहले तो परचेज कितना, 75, और दूसरा दिखाओगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना, 25,000। इस तरीके से आएगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में आपका क्लोजिंग स्टॉक, अदरवाइज आपके ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने लेजर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपने क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया विद परचेज, तो क्या क्या करोगे उस टाइम पे, आप क्या करोगे, आप अपना एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम रखोगे क्लोजिंग स्टॉक, जिसको आपने एडजस्ट किया किसके साथ में, परचेज के साथ में, ठीक है। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, अब ये आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, इस केस में कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर में आपका क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो पैदा ही कहां से हुआ था, वो परचेज से पैदा हुआ था, ठीक है। अगर आपने उसको वहां से पैदा ही नहीं किया तो वो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, इतना इस टॉपिक तक के आई थिंक क्लियर है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलेगा नहीं। नाउ नेक्स्ट, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये क्या कहना चाहता है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाइए, अब तक के जो देखा था उसको सोचिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भाई साहब सीओजीएस निकालने के लिए ही उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता था, इनडायरेक्टली बोला जाए तो परचेज से उसको एडजस्ट करने के लिए ही ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता था। अब पहले ही तो परचेज से उसको एडजस्ट करके आ चुका है, तो तुझे बाद में वापस ट्रेडिंग अकाउंट में शो करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि तू ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट परचेज से उसको एडजस्ट कर चुका है, तो तुझे उसको शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे भाई साहब कहना चाहता है कि एक बार अगर वो चीज परचेज से एडजस्ट हो गई, कैसे एडजस्ट होती है, उसमें से उसको माइनस करके शो किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर एक बार यहां से ये एडजस्ट हो गई, देखो यहां से एडजस्ट हुई है, तो आपको इसको
वापस से ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। बट अगर एडजस्ट नहीं हुई है तो आपको उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। तो अब इससे मुझे लगता है कि डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता है। ठीक है, कई लोग रट्टा मारते हैं। ठीक है, हम लोग जिस टाइम पे 12वीं पढ़ रहे थे और हम लोगों ने एक ट्यूशन ज्वाइन की थी, ठीक है, और हमारे कॉलेज के जो मास्टर थे वो भी इस तरीके से ही बताते थे कि भैया जी, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा था कि जैसे आप ट्रायल बैलेंस आया और आया है एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग उसके साथ में चिल्लाते थे कि सर क्लोजिंग स्टॉक, तो बोलते थे 2 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, मतलब यानी कि क्या, उन्होंने पार्टीशन किया था नंबर वाइज, और नंबर वाइज हम लोग डालते थे। लेकिन अब आज की डेट में स्टूडेंट्स काफी अवेयर हो चुके हैं, तो उनको नंबर वाइज समझ में नहीं आता है। आज की डेट में उनको क्या चाहिए, लॉजिक चाहिए। तो ये लॉजिक था किस चीज का, क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में कब जाएगा, जब वो परचेस से एडजस्ट नहीं किया गया है। तो अगर वो परचेस से एडजस्ट किया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट में कभी नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज शोन ऑन ओनली इन द बैलेंस शीट। कब कहाँ दिखाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, बस यही कहना चाहता है वो। और ये कॉमन सेंस है। आई थिंक कॉमन सेंस के बेसिस पे आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये यहीं पे बोला एट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आपने ऑलरेडी उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एडजस्ट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट, द वैल्यूएशन प्रिंसिपल इज कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यूएशन पॉइंट आ गया, क्योंकि देखिए यहां से लेकर यहां तक के, जितना भी ऊपर से लेकर यहां तक के था, ये सब एंट्री वाइज था, मतलब ये अकाउंट वाइज था। बट जैसे इसने बोला ना इट्स वैल्यूएशन, तो ये जो टॉपिक है, ये यहां से इतना जो पोर्शन है वो क्या है, उसका रिलेटेड है वैल्यूएशन से। ठीक है, तो इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उस एग्जांपल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि ये एक भाई साहब है। ये भाई साहब की शक्ल को क्या हो गया, हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। ये आंख, ये मुंह और ये नाक, हाँ ठीक है, ये भाई साहब है, शक्ल से ही दिख रहा है सैडली। ठीक है, तो अब ये है किसी के फादर। ठीक है, छोड़ो, इनका नाम दे देते हैं। नाम क्या दें, रामू। नॉर्मली अच्छा ही लग रहा है वैसे, राम से तो ठीक ठाक है। ठीक है, तो चलिए इनका नाम है रामू और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है क्या नाम रखे, बसंती। ठीक है, क्या नाम है इनका, इसकी बेटी का नाम क्या है, बसंती। ठीक है, काफी खूबसूरत, काफी टैलेंटेड। ठीक है, मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इसकी एक बेटी है जिसका नाम है बसंती। ठीक है, आज की डेट में बसंती सिर्फ 3 साल की है। ठीक है, 3 इयर्स की। ठीक है, अब रामू के कलेजे पे पत्थर चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी एज बढ़ते जा रही है, रामू का टेंशन भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। किससे रिलेटेड, क्योंकि कल चल के इसकी शादी होगी और शादी में लगेगा खर्चा और दहेज वहेज तो देना पड़ता है। ठीक है, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन कई लोग जो मानते हैं उनको चाहिए रहता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे इनके सर पे बहुत बड़ा टेंशन है, क्या कि इसका क्या किया जा रहा है, इसके सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 साल की हो चुकी है ये, और जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है इसकी शादी करनी पड़ेगी फ्यूचर में। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एफडी करवाना स्टार्ट किया, इन्होंने कई इन्वेस्टमेंट्स किए। मतलब यानी कि क्या, जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है। ठीक है, क्यों लॉस, क्योंकि बेटी भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। ठीक है, तो ये जो लॉस होने वाला है, तो बेटी का तो लॉस अखरेगा नहीं, सॉरी पैसे का तो लॉस अखरेगा नहीं, लेकिन बेटी का लॉस जो है वो अखरेगा। ठीक है, तो इस लॉस को, मतलब जो पैसे का लॉस है, ठीक है, वो जो पैसे के लॉस को क्या करना चाहता है, वो कंपनसेट करना चाहता है। मतलब यानी कि क्या, कल चल के अगर ये जो बसंती है 21 साल या 22 साल की हो गई और एकदम से इसको एक आधा लड़का पसंद आया और उसने बोला कि पापा मुझे लड़का पसंद है और मुझे इससे शादी करनी है, तो क्या होगा, शादी में लगने वाला है 15 लाख रुपए। अब ये गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना सारा पैसा। तो इसीलिए इसने क्या किया, जो फ्यूचर में टेंशन आने वाला है या जो फ्यूचर में बर्डन आने वाला है, उससे बचने के लिए इसने अभी से इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया।
और इसने अभी से ही थोड़ा 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 पैसा स्टार्ट कर दिया जोड़ना, ठीक है, जिससे क्या हो, जैसे ही ये इसकी शादी की उम्र हो तो ये क्या कर सके, वो जो पैसा उसने जोड़ा है वो उसको शादी में लगा सके, ठीक है। तो ये था इसकी कहानी, ये थी रामू की कहानी, ठीक है। तो रामू ने ऐसा किया ताकि वो क्या कर सके, फ्यूचर में अपना जो बर्डन है वो थोड़ा क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। वैसे ही बिजनेस होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में भी क्या होता है, कई बार क्या होता है, भारी लॉसेस होते हैं, कई बार क्या होता है, भारी लॉसेस होते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं। यहाँ पे तो पता था उसको, लेकिन ये जो लॉसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं। कई लोगों ने किसी को उधारी दिया, वो पार्टी पे भाग गई, पैसा नहीं दे रही, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाता है, या उस लॉसेस से बचने के लिए क्या किया जाता है, ये पहले से प्रीपेयर रहते हैं, पहले से तैयार रहते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या किया गया, लॉस से बचने के लिए आपने क्या किया, उसको प्रिपेयर रहने को ही बोला जाता है। आप कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उससे आपको टेंशन हो रहा है, और इसी से बचने के लिए आपने क्या किया, कुछ पैसा अभी से जोड़ना स्टार्टअप कर दिए, ठीक है। तो वैसे ही अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक की दो प्राइस होती है। पहली एक होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू, ठीक है। एक और नाम दिया जा सकता है इसको, बुक वैल्यू, ठीक है। और दूसरा होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस या बोल सकते हैं सेल प्राइस, इसको दो नाम से डिनोट किया जा सकता है, सेल प्राइस, ठीक है। तो दो प्राइसेस होते हैं क्लोजिंग स्टॉक के, ठीक है। पहला वाला होता है आपका कॉस्ट प्राइस और दूसरा वाला होता है आपका मार्केट प्राइस, ठीक है। अब कई बार कैसा होता है कि आपकी जो बुक की कॉस्ट, यानी कि बुक की जो वैल्यू है या कॉस्ट प्राइस है, वो होती है 100 रुपए, पर वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकता है आपका 110 रुपए में, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया है ना, ये आपका एड ऑन किया हुआ प्रॉफिट है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ है, एड ऑन किया हुआ प्रॉफिट है। स्पेशली हम लोग लॉस के लिए कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है। पर जो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट है उसके लिए भी कई बार हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि अब हम लोग शेख चिल्ली के सपने नहीं देख सकते कि मेरा 100 का प्रोडक्ट 110 में बिक जाएगा तो 10 रुपए का मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। एग्जाम्पल के तौर पे कई लोगों ने प्रोडक्शन किया होगा कि उनको पता है कि मार्च हमारा एंडिंग होता है, मार्च के बाद में क्या होता है, जैसे ही अप्रैल मंथ लगेगा तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कई लोगों ने प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिया होगा, बट ड्यू टू द क्वारंटाइन या कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण कई लोगों की बिजनेसेस आज भी क्लोज्ड है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है, वो जो शेख चिल्ली के सपने देख के बैठे थे भाई साहब, वो सारे के सारे सपने उनके क्या हो गए हैं, टूट चुके हैं, ठीक है। अब इन दैट केस कि कई बार ऐसा आपने गुड्स प्रोड्यूस किया जो क्या हो सकता है, आपको इंस्टेंट बेचना पड़े या विद इन 3 मंथ आपको बेचना पड़ता है, ठीक है। बट अगर कोरोना वायरस का 3 महीने का क्वारंटाइन है और आपने 3 महीने बाद अगर उस गुड्स को बेचने के लिए बाहर निकाला, हो सकता है कि उतनी उसकी डिमांड ना हो या उतना उसको प्राइस लोग देना ना पसंद करें और बोले भाई साहब मुझे 90 रुपए चलेगा, ठीक है, 90 रुपए चलेगा, या आप बोलोगे कि वो बोलेगा कि मुझे 100 रुपए चलता है। अब भाई बोलेगा तू 100 रुपए में तो बनाया ही है, 100 रुपए में लेके जाएगा तो मुझे फायदा क्या होगा, बोले देना है दे, नहीं देना मत दे, निकल यहां से, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो आपने पहले से अगर आपने इस चीज को, ये एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ था क्या, एक्चुअल का प्रॉफिट था क्या 10 रुपए ना, ये फ्यूचर में होने वाला था, कब, जब माल बिकेगा तब। और ड्यू टू कोई भी रीजन की वजह से, या तो स्ट्राइक हो गया या कोई भी चीजों की वजह से क्या हो सकता है, ये प्रॉफिट आपका खत्म हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रॉफिट को न रिकॉर्ड करते हुए हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट प्राइस, हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब अगर मार्केट प्राइस ही 90 रुपए होती, ठीक है, तो अब हम लोग किसको रिकॉर्ड करते हैं, अब हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो गुड्स की प्राइस है वो क्या है, 90 रुपए है, और जो कॉस्ट की प्राइस है वो 100 रुपए है। तो अब हम लोग क्या लेंगे, लोअर प्राइस लेंगे, मतलब यानी कि क्या, 90 रुपए। क्रक्स, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है और एक जगह दिखा आपको 100 रुपए और एक जगह दिखा आपको 90 रुपए, तो आप क्या करोगे, विच एवर इज लोअर, जो भी सबसे सस्ता होगा वो आप उठा के उसको क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यूएशन के तौर पे डाल दोगे। क्यों डालोगे, क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, हम लोग फायदे के बारे में नहीं सोचते। फायदे के बारे में मतलब यानी कि क्या, फ्यूचर के फायदे के बारे में ज्यादा न सोचते हुए फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अवॉइड करने के लिए हम लोग पहले से तैयार रहते हैं। क्योंकि भाई साहब कॉमन सेंस लगाइए, खुशी के लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं होता। अगर आपको कल चल के मूवी देखने जाना है तो क्या होगा, आप प्रिपेयर होगे कि नहीं नहीं बहुत बड़ी चीज करने जा रहा हूं मैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा टेंशन आने वाला है, तो मैं पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करूं ना।
आप क्या करते हो, चुपचाप मुंह उठाते हो, मूवी देख के वापस आते हो। मूवी देखने के लिए आपको प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है, बट स्टडी करने के लिए आपको प्रिपेयर होना होता है कि एग्जाम आ रही है भाई साहब, मुझे पढ़ना है। तो इस केस में आपको क्या होना होता है, प्रिपरेशन जरूरी होती है। तो यहाँ पे आपको मेहनत लगती है, हार्ड वर्क लगता है, सेक्रीफाइसेस लगते हैं, ठीक है। तो जहां पे भी सेक्रीफाइसेस लगते हैं उसके लिए आपको तैयारी की जरूरत नहीं है, वहां पे तो आप एज इट इज फ्लो में बहते जाओगे। लेकिन जहां पे मेहनत का काम है या जहां पे सेक्रीफाइसेस का काम है, जहां पे आपको छोड़ना पड़ रहा है, वहां पे आपको क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। सो दैट इज द रीजन आप पहले से ही मान के चलते हो कि मुझे इतना लॉस होने वाला है, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि आप 12वीं में हो, फ्यूचर में आपने एमबीए किया, आप एमबीए बन गए, मतलब मैंने किया, और आपने पापा को बोल दिया कि पापा मैं 12वीं के बाद एमबीए करने वाला हूँ, एमबीए मतलब मनी बनाना आसान, और इसके बाद पैसा ही पैसा आएगा, 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा और आज ही मेरी सैलरी उठा के पूरी तरीके से बांट दो। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सैलरी फ्यूचर में आने वाली है और आज आप करंट में आप 0 कमा रहे हो, ठीक है। तो आज ही आपकी सैलरी किस तरीके से बांटी जा सकती है, ठीक है। बट जो लॉस है फ्यूचर में, उसको आप आज से अगर काम करना चालू करो तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो कि आज इतना छोड़ दिया तो फ्यूचर में इतना मिलेगा तो कमा लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था लॉजिक, इट्स ऑल अबाउट द वैल्यूएशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या रीजन होता है वैल्यूएशन के पीछे, ठीक है। तो वैल्यूएशन में क्या लोगे कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट प्राइस, ठीक है। अब इसमें भी कई लोगों का बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर मार्केट प्राइस ले कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू ले। अरे भाई साहब, नेट रियलाइजेबल वैल्यू लो, मार्केट प्राइस यानी कि क्या। अब कई बार मार्केट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये दोनों ही क्या होती है, इक्वल होती है। सो दैट इज द रीजन हम लोग कई बार बोल देते हैं कि मार्केट प्राइस है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या लेना चाहिए, यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेना चाहिए, ठीक है। पर ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाइए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कब कम या ज्यादा होगी। पहले एक बात हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग मार्केट वैल्यू की बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप रेगिस्तान में फंसे हुए हो, ठीक है। अरे रेगिस्तान बन भाई, हाँ, ठीक है। आप रेगिस्तान में फंसे हुए हो और दूर दूर तक के आपने देखा कि कहीं पे भी पानी का कहीं पे भी सुविधा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आप बहुत ज्यादा रीच हो, ठीक है, घर से बहुत सारा पैसा लेके आए हो, ठीक है, आपके पास में 2-3 लाख रुपए आपके पास में एज इट इज पड़ा हुआ है। तो कहीं आपने दूर देखा एक स्टॉल लगा हुआ है और उस स्टॉल में पानी बिक रहा है, बिस्लेरी की 20 रुपए वाली बॉटल बिक रही है, ठीक है। और ये जो 20 रुपए की बॉटल है ना, उसने वक्त का तकाजा देखते हुए उसने क्या किया, उसी बॉटल को उसने बेचना चालू कर दिया 2000 रुपए में। 2000 कम लग रहा है, 20,000 रुपए में। आप थके हुए हो पूरी तरीके से, अगर आपने अब पानी नहीं पिया ना तो आप मर जाओगे, ठीक है। तो उस केस में क्या आप उससे झगड़ा करोगे कि नहीं भाई साहब ये 20 रुपए की बोतल आप 20,000 रुपए में बेच रहे हो, नहीं, अब गलत है, आपके खिलाफ मैं केस करूंगा, मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, ऐसा करोगे? नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे, भाई साहब 20 की क्या 2 लाख की देगा ना तो भी मैं खरीदने के लिए तैयार। तो जो 20 रुपए थी ना, ये इसकी मार्केट प्राइस थी। बट ये जो 20,000 रुपए है ना, ये इसकी है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV, ठीक है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी, जितने में आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिका है या बिक सकता है उसको बोला जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो नॉर्मली कॉमन सेंस लगाइए, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में आप बेचने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है, या उसी प्राइस में आपका गुड्स बिकता है। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे वर्ड यूज किया मैंने मार्केट प्राइस, और ज्यादा कोई डिफरेंस इसमें मुझे नहीं लगता कि अब बाकी है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, मतलब यानी कि क्या, जो भी कम होगा उसको आपको उठा के वहां पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही कंप्लीट करके छोड़ दे क्या यहाँ पे कि इसको भी डिस्कस करें, और कुछ बाकी है क्या एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। पता है क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि क्या, सेल माइनस सीओजीएस। अब सीओजीएस किसको बोलोगे, सीओजीएस पता है, एक सेकेंड जूम आउट करने दो। सीओजीएस पता है ना, सीओजीएस किसको बोलते हैं, ये इतना पोर्शन, कहां से, ये इतना, एक सेकेंड, हाँ ऐसे ही लेते हैं विदाउट अमाउंट, ठीक है। ये इतना जो पोर्शन होता है ना आपका, इसको छोड़ दो, ये इतना पोर्शन जो होता है ना आपका, ये होता है सीओजीएस, ठीक है। और ये जो बचा है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट आता है। जैसे आप सेल में से सीओजीएस को माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा आपको, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, या तो फिर ये ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है।
तो ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। नेट और ग्रॉस में एक ही फर्क है, अगर कोई भी ऐसी आइटम उसके अंदर जो एलिमिनेट हो सकती थी, अभी भी बाकी है एलिमिनेट करना, तो उसको बोला जाएगा ग्रॉस, और अगर नहीं बाकी है, सारी की सारी चीजें एलिमिनेट हो चुकी है, तो उसको बोला जाएगा नेट। कोई भी आइटम ऐसी बाकी नहीं है इसके अंदर जो डिस्कस करी जा सके। और हम लोग खत्म कर चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। सेल हो चुका है, सेल्स रिटर्न हो चुका है, ये भी हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक अब भी देखा, इसी लेक्चर में देखा और काफी ज्यादा इसके बारे में बात की, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हो चुका है, कोई बात करने लायक नहीं है, इसकी भी बात करने लायक नहीं है, ठीक है। ये सारे पोर्शंस कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नहीं करते करते पूरा लेक्चर क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर में ही चला गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, लेकिन अभी इस लेवल पे आपको इतना जानना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं टितिम में पालना है या ज्यादा कुछ लॉजिकल नहीं जाना है, तो आप सीधा सीधा इतना याद रख सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक या तो आपको कहाँ दिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। या तो नहीं बोलना चाहिए, पहला दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों दिखता है, लॉजिक पूरा लेक्चर में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और बैलेंस शीट में ऑब्वियसली वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, सो दैट इज द रीजन वो कहाँ दिखेगा आपको, क्लोजिंग और सॉरी बैलेंस शीट में, ठीक है। आई थिंक ये सारी की सारी चीजें जो अब तक के हमने डिस्कस की है, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं लिंक में आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय, सायोनारा, शब्बा खैर, ठीक है। और हाँ, अब तक के अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जो नॉलेज आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड की गई है अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक कीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लाइक नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप ही के लिए बैठा हूँ। आपके लाइक करने या न करने से वैसे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ी सी खुशी होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे जो एफर्ट्स मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ वो उसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, सो दैट इज द रीजन आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे लाइक कर रहे हैं, ठीक है, या मेरे वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। तो लाइक करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ये लेक्चर्स रेगुलरली देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।